नमस्कार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आदिवासी गौरव, आपके साथ हूं मैं राजदा। 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जो आदिवासियों के लिए बड़े मायनों में खास है। लिहाजा आदिवासी समाज इस दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं। आखिर जनजातीय समुदाय के लिए ये दिन इतना खास क्यों है और क्यों मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के लिए कई मायनों में खास। मूलभूत अधिकारों, जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देना उद्देश्य। आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा देना मकसद। 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। समूचे विश्व में जनजाति समुदाय सदियों से निवास कर रहे हैं, लेकिन यह समुदाय गुमनाम होकर रह रही थी। ना तो सुरक्षा की कोई गारंटी थी और न ही विकास की कोई योजना। इसे लेकर सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्मेलन हुई, जिसमें भारत समेत 192 देश के सदस्यों ने हिस्सा लिया और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ गठन किया गया, ताकि विश्व के विभिन्न देशों में बसे जनजाति समाज जो गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बदहाल जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें अपना हक अधिकार दिलाया जा सके। सिक्योरिटी और डेवलपमेंट और कैसे होगा इसका चिंता किया गया और यूएन चार्टर बना। उसी को यूएन इंडिजिनस पीपुल यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन के रूप में इसको लिया गया। जनजाति समुदाय को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए यूएनओ में हुआ सम्मेलन आदिवासियों के लिए बेहद खास था। हर साल के 9 अगस्त को जनजातीय समुदाय बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह दिवस मनाते हैं और खुद को संगठित करने की कोशिश करते हैं। जगह जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चूंकि आदिवासी जितना संघर्ष किए हैं और जैसे लुक छिप करके रह रहे हैं पूरे दुनिया में, कोई उनकी पहचान नहीं है। यूएनओ में जो बैठक हुई थी उसमें आदिवासियों को पटल पर लाने का काम हुआ। उसके बाद ही ये आदिवासी दिवस मनाने का ये संकल्प लिया गया और इसके बहाने पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के आदिवासी एकजुटान हो रहे हैं। 10 से 11 बजे तक हम लोग भी शोभा यात्रा के तौर पे और बाइक रैली के तौर पे हम लोग कचहरी होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पे प्रस्थान करेंगे। यूएनओ में हुए सम्मेलन के बाद से ही जनजाति समुदाय एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 दशक बीत जाने के बाद भी जनजातीय समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए अपने हक अधिकार के लिए विश्व का आदिवासी एक होकर नारा के साथ सड़कों पर उतरकर शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो जब भी हम बात करते हैं जल, जंगल, जमीन की, तो वो आदिवासी समुदाय जिनके वजह से आज झारखंड में ये जिंदा है और तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जो कई ऐसे आदिवासी में भी जनजाति विलुप्त हो रही हैं, उन्हें कैसे सहेजा जाए, कैसे उन्हें संरक्षित किया जाए, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इस पर आज हम बातचीत करेंगे। कई ऐसे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, जुड़े होंगे, जो इस पर और गहराई से हम चर्चा करेंगे कि आखिर आदिवासी दिवस क्या सिर्फ एक दिन के लिए है? आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो अधिकार है, उनसे जो वंचित है, कैसे उन्हें दिया जाए? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है गीता श्री उरांव जी, जो कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है गीता जी आपका न्यूज 11 भारत में। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कर्मा उरांव जी, जो कि शिक्षाविद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। चलिए, और लगातार हमसे हमारे जो गेस्ट है वो जुड़ते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गीता श्री उरांव जी से। आदिवासी झारखंड के गौरव है। गीता जी, जिस तरीके से हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, क्या सिर्फ ये एक दिन की बात है? क्या सिर्फ एक दिन मनाने के लिए इसे हमें पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा आदिवासियों के हित के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए? देखिए, मूल रूप से ये जो विश्व आदिवासी दिवस का जो संयुक्त राष्ट्र ने जो उसकी एक लेके आए, प्रस्ताव लेके आए कि 9 अगस्त को, ये 1994 की बात है, दिसंबर 1994 को, और 1995 के 9 अगस्त से ये
विश्व भर में ये आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा। मूल भावना ये रही कि आदिवासी जो अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सभ्यता के लिए जाने जाते हैं जी। और जो उनके अपनी मौलिक अधिकार जो हैं, जल, जंगल, जमीन, आप देखिए विश्व में कहीं भी चले जाइए, लोग समय समय पे अपनी जमीनों को बचाने के लिए संघर्षरत रहे हैं। बिल्कुल। तो अपनी जो एक विशिष्टता है, जो अपनी विशेषता है और जो सभी दूसरे समुदाय से अलग है, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप हमारे अपने देश के किसी भी भाग में चले जाइए या दुनिया के किसी भी भाग में चले जाइए, आदिवासी आपको प्राकृतिक पूजक के रूप में ही सबसे पूर्ण, मतलब जो हमारा अपना जो एक कह सकते हैं एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है, वो प्रकृति पूजक के रूप में और पहचान एक बनी हुई है जी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा जितना जुड़ाव अपनी जल, जंगल, जमीन से रहा है और इसमें मतलब किसी कारण से हमारे पूर्वजों ने तो बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए। हमारा अपना झारखंड का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो हमारे अपने जो विभिन्न जनजातीय समूह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां की और अपने जल, जंगल के जमीन के साथ कभी भी, जिसको हम अपनी माँ स्वरूप मानते हैं, उनके साथ कभी भी समझौता नहीं किया। इसलिए अंग्रेजों को बल्कि घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और फलस्वरूप हमने देखा कि 18वीं शताब्दी से लेके आपने जो है विल्किंसन रूल से शुरू होके आपका CNT एक्ट, SPT एक्ट, जो हमारे जमीन की सुरक्षा के लिए बने हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि इन सब कानून होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं, ये हकीकत है कि अभी भी हम लोग इस बात का ये दंश हम लोग झेल रहे हैं कि हमारी ज़मीनें हमारे हाथ से निकली जा रही है, चाहे वो आपका ऐसे सामान्य रूप से हो या फिर आपका माइनिंग का। क्योंकि आप ये देखिएगा कि जहाँ जहाँ भी आदिवासी हमारे अपने देश में हैं, वहाँ पर आप पाइएगा कि वहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स की भरमार होती है। तो और फिर वहाँ से वो विस्थापित हो जाते हैं। आपका 1996 में जो आपका समता जजमेंट में ये आया था कि जो आदिवासी हैं उनको अपनी जो ज़मीन जहाँ पर वो माइनिंग का जो है सारा कुछ काम होता है, उसमें उनका अधिकार होना चाहिए जी। मगर आज भी इस बात से किसी कंपनी को सरोकार नहीं है। सरकार, दुखद बात यह है कि सरकारें भी जो हैं इस पे इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई हैं। हमारे अपने भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची का वो कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो 5वीं अनुसूची के जो राज्य होंगे उसमें जो सरकार भी वहाँ की उस जमीन की उसका मलकाना हक नहीं होगा, वहाँ के जो लोग होंगे, जो आदिवासी होंगे मूल रूप से, उनका होगा। मगर हम लोग देखते हैं कहाँ ये सब कोई, आज भी ये सब चीज़ें सिर्फ कोरी बातें ही रह गई हैं। पेसा कानून आया, पेसा कानून को भी लागू करने की बात होती है, मगर झारखंड में हम लोग देखें, आज मैं पिछले कई सालों से ये देख रही हूँ कि जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं उसमें उसको बस लागू करने की कोशिश होती है। मतलब ग्राम सभा करके जो ग्रामीणों को सूचित करना योजना के बारे में और उनसे उनकी जो सहमति लेने की आज भी दरकार नहीं होती है। जी। मैं अपने क्षेत्र की ही बात मैं कहना चाहूँगी कि NH का भी मामला है और उसमें बेवजह का एक बाईपास निकाला जा रहा है। लोग अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, मुआवजे की राशि भी बहुत कम है और कोई औचित्य नहीं है कि उसको खेत में उतारा जाए बाईपास को, मगर प्रशासन थोप रहा है उनके ऊपर। गीता जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि इतनी जद्दोजहद, इतनी संघर्ष करने के बावजूद आज तक ये अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। जी, इसका मैं कहूँगी कि मैं अपने सभी आदिवासी समाज के लोगों को मैं जरूर कहूँगी कि अपना गौरवशाली इतिहास, जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया हमारे अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपनी जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा में, उनको हम लोग याद करें। उनके हम वंशज हैं और ये संघर्ष अनवरत चल रहा है, तो हम लोग को संगठित होने की जरूरत है। और विशेष रूप से आधुनिक समय में हमें जो कायदे कानून उनको समझना बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों को भी जानना बहुत जरूरी है।
और तभी हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने आप को संरक्षित भी रख पाएंगे। ऐसा नहीं लगता सबसे पहले उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? उनके लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रही है। कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो वो इस तरीके से पिछड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ करने की बेहद जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ सके। आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय की अगर बात करें तो वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि उनका विकास हुआ है। तो ये बड़ी विडंबना है। आखिर इसे कैसे बदला जाए, कैसे उनके हित में काम किया जाए? देखिए, शिक्षा निश्चित रूप से आज के वक्त में जीवन का आधार है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लोग जो हैं बहुत सारी अपनी लड़ाई, क्योंकि उसी के माध्यम से जागरूक भी हो सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकते हैं, अपना संघर्ष भी कैसे करना है, लड़ाई कैसे करनी है वो भी। ये सारा कुछ है। मेरे जो दिवंगत पिताजी, स्वर्गीय पिताजी कार्तिक उरांव जी ने भी शिक्षा के महत्व को बहुत समझा और उसी को माध्यम बना के वो विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए और यहाँ पर जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज इतना पिछड़ा हुआ है, इतना उदासीन है। तो उन्होंने जो हमारी बहुत पुरानी जो न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसको पुनर्जागृत किया। फिर उन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया, पूरे देश भर के आदिवासियों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म वो तैयार किया और इससे सभी राज्य के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और इसी के माध्यम से कि संगठित हो, लोग शिक्षित हो, जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति, और जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने के लिए शिक्षा ही एक माध्यम है। मगर अफसोस ये है कि अभी भी मेरा भी जो विधानसभा क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है और मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो या फिर आपका खेलकूद के उसमें एनर्जी बहुत है, प्रतिभा बहुत है, मगर व्यवस्थाओं में बहुत कमी है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की जो हमें इतना सारा कुछ तो हम लोग देखते हैं व्यवस्था सरकार देती है, मगर वो उसका सही फायदा जो है नहीं पहुंच पाता है। चलिए अब हमारे और एक अधिकार है हमारा जो इसको यूनियन ने भी इसको पहचाना है और जाना है, उसको एडवोकेट भी किया है कि मातृभाषा में जो है पढ़ाई होनी चाहिए जी, और तभी हमारी भाषा भी संस्कृत रहेगी। क्योंकि ये बिल्कुल जानी हुई बात है कि भाषा ही किसी भी समाज की या किसी भी समुदाय की आत्मा होती है। बिल्कुल। चलिए हमारे और भी तमाम गेस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनका परिचय करा देते हैं, हालांकि परिचय के मोहताज नहीं है। कर्मा उरांव जी शिक्षाविद हमारे साथ है। कर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मुकुंद नायक जी हमारे साथ है, रंगमंच की दुनिया में इन्हें कौन नहीं जाता है, पद्मश्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकुंद जी आपका न्यूज 11 भारत में। और साथ ही लक्ष्मण टुडू जो कि पूर्व विधायक है वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी का जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 11 भारत में। आज हम आदिवासियों के हित की बात कर रहे हैं, उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, उनके हक उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। ये तमाम चीजें झारखंड की अगर बात करें तो ये आदिवासी समुदाय का गढ़ है। थोड़ी से पिछड़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, हालांकि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं इनके हित के लिए आगे लाई हैं, लेकिन शायद कोई ना कोई वजह तो जरूर है जो इन आदिवासियों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और आज ये 21वीं सदी में भी इतने दूर होते चले जा रहे हैं। अब चूंकि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हम दो लाइन आप सभी से जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुकुंद नायक जी, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस डे के पूर्व संध्या पर हम न्यूज 11 की ओर से आयोजित जी जो वार्ता है उसमें शामिल हुए हैं। हम सबसे पहले हमारे झारखंड राज्य के, देश के और दुनिया के तमाम आदिवासी देशज, देसी मूलवासी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस का, वर्ल्ड इंडिजिनस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं।
और आखिर ये विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनस डे की शुरुआत कैसे हुई, जी इस बात पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जरूर। पूरे दुनिया में जो आदिवासी देशज लोग हैं, भूमिपुत्र लोग हैं, उनकी बहुत खस्ता हालत थी, अभी भी खस्ता हालत है। तो उन्हीं के माय माटी, मातृभाषा, संस्कृति, रीत रस्म, उनका गाना बजाना, नाचना, पर्व त्योहार, ये सब चीज के संरक्षण के लिए, पहचान के लिए दुनिया के आदिवासी लोग लंबे समय तक संघर्ष किया और यूएनओ इनकी बात को सुनकर के जी सबसे पहले 1994 में विश्व आदिवासी दिवस दशक मनाने की घोषणा की और 1994 में पहली बार बहुत बड़ा उत्साह था जी आदिवासी मूलवासी समाज में। विश्व आदिवासी दिवस के घोषणा होने पर तो उसी साल हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे हमारे महान सपूत डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का, जी डॉक्टर निर्मल मिंज का, कि उन्हीं के अगुवाई में सेंट जेवियर कॉलेज में हम लोग ने विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड इंडिजिनस डे का शुरुआत किए। जी बहुत कम लोग थे, लेकिन सहयोगी में डॉक्टर देवशरण भगत, डॉक्टर संजय बसु मलिक, मेघनाथ जी और एक संस्कृति कर्मी के रूप में मैं भी था और कई गणमान्य लोग। एक खेस साहब थे, मुझे पता नहीं कि आज वो जिंदा है कि नहीं है, उनके बारे कह नहीं पा रहा हूं। सेंट जेवियर कॉलेज में वर्ल्ड इंडिजिनस डे की शुरुआत हम लोगों ने किया और जी उसी साल इतना उत्साह था कि मुंडा जी, बसु जी वगैरह कहे कि नहीं, दिल्ली में भी मन रहा है वर्ल्ड डांस माने वर्ल्ड इंडिजिनस डे, तो हम लोग को वहां जाना चाहिए। तो एक अच्छा दल लेकर के डॉक्टर मुंडा की अगुवाई में हम लोग दिल्ली गए और वहां हम लोग के ठहरने की व्यवस्था, भारत स्काउट गाइड जो कैंपस है, हॉस्टल है, उसमें ठहरे और जंतर मंतर में कार्यक्रम भेज दिया। बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला। तो ये जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे की घोषणा हुई, उसमें आदिवासियों की जो अस्मिता है, पहचान है, माय माटी है, जी उसको बचाने के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हुई। जी लेकिन आज किसी से छुपा नहीं है, हम विशेष झारखंड संदर्भ में कलाकार होने के नाते यहाँ का समाज और सांस्कृतिक रिश्ता मिट्टी से है, आदिवासी मूलवासी लोगों से है। उस आधार पर हम कहना चाहते हैं कि पहले हमारा गांव घर कैसा था, आदिवासी गांव कैसा था। झारखंड तो आदिवासी बहुल राज्य है। जी तो देखिए, पहले कर गांव आदिवासी गांव रहे, कतना सुंदर, कतना सुंदर, हंसी खुशी करत रहे, जीवन बसर रहे, कतना सुंदर। आदिवासी लोग कम पढ़े लिखे थे, जी इनके पास दौलत नहीं था, शोहरत नहीं था, रुपया नहीं था, लेकिन कितनी खुशहाली थी उनके दिल में, चार्मिंग थी, स्माइलिंग थी। और ये आदिवासी देशज लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, जी प्रकृति को भी सहेज के रखा था। उनका निवास वन जंगल में होता था। तो देखिए कैसा निवास स्थान होता था। वन पहाड़ देखी मन हरियर, मन हरियर, आना धाना भरल रहे,
घर आ बाहर रहे, कितना सुंदर। जी और ये लोग, हम लोग कहेंगे, दिन भर हमारे पूर्वज खेत खरिहान में मेहनत करते थे, खटते थे, जी हर कोड़ी बोझा भार हरवाही चरवाही करते थे, लेकिन शाम को जब वापस लौटते थे तो आपको मालूम होगा, हर आदिवासी गांव, बहुल गांव या मूलवासी गांव, हर गांव में अखड़ा है। लेकिन उस समय पूर्वज लोग, जब से मैं होश संभाला तब की बात बता रहा हूं, जी तो 60-65 साल पीछे चले जाइए, रोज शाम को अखड़ा में लोग बैठते थे, क्या घटी है, क्या बढ़ी है, क्या करना है, नहीं करना है, किसी के घर में अगर दुख आया है तो दुख का कैसे निराकरण होगा, अगर खुशहाली आई है तो खुशहाली में बढ़ोतरी कैसे होगी, एकता। साथ साथ अगर गांव घर में कभी कभी नुक्ताचीनी हो जाता है, झंझट हो जाता है, उसका निपटारा भी लोग घर में ही, माने अखड़ा में ही बैठ के करते थे। तो सांझी बाजत रहे। देखिए, उसी बातचीत गोष्ठी के बाद कोई मादर, कोई का ताल ठोकता, कोई गुनगुनाता और देर रात तक। चलिए, तो मुकुंद नायक जी, हम इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा कि 60-65 साल पहले की जो बात थी, अब 21वीं सदी में क्या बदलाव है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो और मेहमान हैं। कर्मा ओरांव शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद है। कर्मा जी, स्वागत है। और लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक, हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस एक दिन के लिए ये नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति, उनकी अस्मिता को बचाए रखने के लिए जाहिर तौर पर ये दिन किसी एक दिन का मोहताज नहीं हो सकता है। कर्मा ओरांव जी। धन्यवाद मैडम। मैं बोलना चाहूंगा जी कि आप जैसे कह रहे थे एक दिन का नहीं है, तो विश्व आदिवासी दिवस या वर्ल्ड इंडिजिनियस सेलिब्रेशन, जी ये शुरू हुआ 1982 के 9 अगस्त को। जी सबसे पहले यूएन वर्किंग ग्रुप फॉर इंडिजिनस पॉपुलेशन की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में, और इसी को यादगारी के लिए आज 9 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, जो पूरे विश्व के आदिवासियों का, जिनकी जनसंख्या 4,76,000 मिलियन हैं जी और साथ साथ 90 देशों में हैं, इनके बीच एकात्मता लाने के लिए, आपसी संबंध बनाने के लिए, इनके जो समस्याएं हैं आज के संदर्भ में और पुराने संदर्भ में, हिस्टोरिकल संदर्भ में, उसको एड्रेस करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ये आह्वान किया गया पूरे दुनिया में। जी ये इनकी इतिहास है। और सबसे मूल घटना इस विश्व आदिवासी दिवस, जिसे वर्ल्ड इंडिजिनियस दिवस कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इंडिजिनियस का मतलब मूल निवासी होता है, और इस संदर्भ में, एशियन संदर्भ में, इस भारतवर्ष में हम लोग इसको आदिवासी कहते हैं। तो ये सारा चीजें के पीछे एक बात है कि जो समस्याएं यूनियन चार्टर में शामिल होना, आपको 23 दिसंबर 1994 को यूनियन के जनरल असेंबली में प्रस्ताव पारित हुआ, और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि विश्व के आदिवासियों की समस्या, उनके सुरक्षण, उनके संवर्धन और उनके प्रमोशन के लिए, उनकी राइट्स के प्रमोशन के लिए हम आह्वान करते हैं। पूरी दुनिया में मैसेज दिया गया, और उसी दिन से हम ये यूनियन चार्टर में शामिल होता है। हम लोग कुछ की और भी समस्या बातें आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षाविद है आप, हमारे साथ जुड़े हुए, तो आपसे और भी बहुत सारी जानकारी हम जरूर चाहेंगे। लक्ष्मण टुडू जी, पूर्व विधायक, हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, आज की अगर बात करें तो सूबे में 9 जनजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे हम जल जंगल जमीन की बातें करते हैं, उन अधिकारों को कैसे बढ़ाया जाए?
लक्ष्मण जी सुन पा रहे हैं आप? जी, कैसे इन आदिम जनजाति जो कि सूबे की अगर बात करें तो 9 ऐसे आदिम जनजाति हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, कैसे उन्हें संरक्षण दिया जाए, कैसे उन्हें बचाया जाए? देखिए, ये मात्र आदिम जनजाति की बात नहीं है, ये मात्र आदिम जनजाति की बात नहीं है, पूरे आदिवासी की बात है, ट्राइबल की बात है। देखिए, आज जिस तरह से पूरे जनजातीय समुदाय के लिए आज पूरे कल का जो विश्व आदिवासी दिवस है, इस आदिवासी दिवस को मनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि आदिवासी के विशिष्टता और उसकी सांस्कृतिक संरक्षण को किस तरह से बचा के रखा जाए, इसके लिए संगठित होकर के, एकजुट होकर के इन बातों पर विचार करके आगे काम करने की जरूरत है। तो आदिवासी के लिए आज जितना भी आज़ाद भारत में हम आदिवासी के लिए जो भी हुआ है, लेकिन इस बात को हम लोग मानते हैं कि आज जिस तरह से आदिवासी के लिए जो हम देना चाहते हैं या सरकार देना चाहते हैं, लेकिन ये बात सब लोग जानते हैं कि आदिवासी को कुछ मिला या नहीं मिला, कितना मिला और कितना नहीं मिला, लेकिन ये बात जरूर है कि आदिवासी हमेशा से समाज को, देश को देने का काम किया है। और आज भी जो आदिवासी दिवस के रूप में हम इकट्ठी होकर के जो आने वाला भविष्य में, आने वाला जनरेशन को, आने वाला पीढ़ी को हम अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पास यानी आदिवासी के पास जो है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो मानव समाज में जो मानवता और सामाजिक न्याय का अगर धरोहर है, तो आज भी किसी का पास जिंदा है तो आदिवासी समुदाय के पास जिंदा है। और इसीलिए मात्र ये देश को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज, पूरे विश्व को हम आदिवासी ये ऐसा चीज दे सकता है जो आज हम पूरे समाज, मानव समाज इस दौड़ पे लगे हुए हैं कि आज हम आने वाला समय में राम राज की स्थापना कैसे होगी, आने वाला समय में शांति कैसा रहेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आज आदिवासी समुदाय आज भी इसको जीवित करके रखा है जी। और इसीलिए आज जितना भी राजनीतिक रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बोल दे, कोई किसी का कहता है कि हम राजनीतिक रूप से सामाजिक न्याय के धरोहर है, हम सामाजिक न्याय की पुजारी है, लेकिन मैं आज अगर सामाजिक न्याय की विषय की बात करें तो आज राजनीतिक रूप से ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है कि आदिवासी के पास, आदिवासी के जो सांस्कृतिक और धरोहर और जो मान्यता के रूप में जो आदिवासी समाज में आज भी सामाजिक न्याय से लेकर के इन सारी चीज जीवित है, उसको पहचानने की और उसको मानने की, उसको जानने की, और उसके माध्यम से हम देश ही नहीं पूरे विश्व को हम लोग एक लेसन दे सकते हैं कि देखो आज भी हमारे देश में ऐसा समाज है जिस समाज के माध्यम से हम विश्व को एकता के पक्ष पे ला सकते हैं, विश्व में शांति का पक्ष रख सकते हैं। इसीलिए आज भी आदिवासी समाज और आदिवासी की जो परंपराएं हैं, जो मान्यता है, इस परंपरा और मान्यता के माध्यम से हम देश के मानव समाज को एक नया लेसन दे सकते हैं जी। और कैसे दे सकते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि आज पूरे समाज जो है ना वो परेशान है कि हम कैसे कैसे करके संतुलित रहेंगे। आज अगर हम देखें तो आज सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो आज भी देखिए आदिवासी समाज में एक मान्यता है, हम जब कहीं एक साथ गांव में मिलजुल करके अगर हम तालाब में मछली मारते हैं तो जितने लोग मछली मारता है सब मिलकर के सबको समान खेजा के रूप में बंटवारा होता है, लेकिन एक आदमी का हिस्सा होता है उतना हिस्सा उस मछली पकड़ने में जो उपयोग जाल का होता है उसको भी दिया जाता है। इतनी समानता है, इतनी सामाजिक न्याय किस समाज के साथ है। तो ये जो लेसन है, ये जो विषय है, इस विषय के माध्यम से हम देश के मानव समाज को एक नया लेसन सिखा सकते हैं कि आज भी अगर इस रास्ते से बंटवारा और भाग के चक्कर में, भाग बंटवारा के चक्कर में जो झगड़ा होती है, आदिवासी के समाज में आज भी भाग बंटवारा का झगड़ा नहीं है। तो ये जो धरोहर है, ये जो सांस्कृतिक और मान्यता और सामाजिक रूप से उसकी जो ताकत है, इस ताकत के माध्यम से हम देश में एक नया एक रास्ता खोल सकते हैं जी। इसीलिए आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम इन सारे बातों को हम दुनिया के मानव समाज को बता सकते हैं कि देखो आज भी मानव समाज जिंदा है। आज अगर देश के
हम संवैधानिक पहलू को बात करें, समान और मौलिक अधिकार की बात करें, हमें तो लगता है कि आज संविधान सिखाने की बात आदिवासी समाज को नहीं है। चलिए लक्ष्मण जी, हम सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर कैसे उत्थान कर सकते हैं आदिवासियों की? आदिवासियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जमीन से जुड़े हैं ये समुदाय, और प्राकृतिक प्रेम इनसे बेहतर और कौन जान सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल नौ अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है और इसका मुख्य मकसद पूरे विश्व के आदिवासी एक हो और निरंतर आगे बढ़ते रहें। लेकिन झारखंड के शिक्षाविदों की विचारधारा कुछ अलग है। आइए जानते हैं। झारखंड में 32 जनजाति निवास करते हैं। इसमें 9 विलुप्त होती जनजातियों की संख्या कम हो रही है। इनकी भाषा संस्कृति को बचाने की जरूरत है, यानी जल जंगल जमीन से इन्हें जोड़ कर रखना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने कहा कि जल जंगल जमीन बचेगा तो इनकी तमाम चीजें बचेंगी। ट्राइबल डेवलप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशन के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं, बल्कि और धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। इनका जो रिसोर्सेस है, इनका रिसोर्सेस के रूप में लैंड है, जल जंगल जमीन है, तो ये इनका कम होते जा रहा है। राज्य के गठन को 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो आदिवासियों का सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। ये ठीक बोल रहा है कि झारखंड गठन को 21 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ के आदिवासियों का स्थिति जितना उसको विकास करना चाहिए था, वो अभी तक उसका विकास दिखाई नहीं देता है। ट्राइबल डे का मौका हो या फिर अन्य दिन, सबसे बड़ी जरूरत है जनजातियों को उनकी भाषा में पढ़ाई कराना। झारखंड गठन के 20 साल बीत चुके हैं, अब भी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जनजातियों की संख्या के अनुरूप उनकी भाषा में पढ़ाई नहीं होती है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। सर्वप्रथम मैं शिक्षा को भी लूँ। आज तक प्राथमिक शिक्षा में हमें जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए। अभी सभी भाषाओं के लिए घर घर किताब पहुंच जाएगा, लेकिन आदिवासी भाषाओं का कोई पाठ्य पुस्तक अभी तक ना पहुंचा है, ना पहुंचेगा। वर्ल्ड ट्राइबल डे के माध्यम से कोशिश होती है जनजातियों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और आगे बढ़ाया जाए। मेरी नजर में झारखंडियों का ही विकास नहीं हुआ है। आज झारखंडियों में जो सबसे शोषित दबित जो लोग हैं आदिवासी, उनके बारे में तो बात ही करना बेकार है। वो आज भी विस्थापन के, शोषण के, कुपोषण के शिकार हैं। सैकड़ों योजनाएं बनती हैं, अरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन वास्तविक जगह पर आदिवासियों तक। वर्ल्ड ट्राइबल डे प्रत्येक साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। जरूरत है सही मायनों में योजना बनाते हुए जनजातियों का विकास किया जाए। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ अंजनी की रिपोर्ट। तो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर आदिवासी नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन जो मुकाम हासिल करना चाहिए शायद वो नहीं हो पा रहा है। गीता श्री जी, क्या लगता है, आदिवासी प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद इनका विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जैसे होना चाहिए? क्या राजनीति बीच में आ जाती है? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आदिवासी जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बहुत है, मगर जो एक सिस्टम है, जो एक सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए था, वहाँ पर व्यवस्थाओं में कमी है। जैसे कि पहले भी ये बात आई कि एक प्रवक्ता ने कहा कि अरबों खरबों पैसे आज तक हो गए हैं, खर्च हो गए हैं, मगर आज तक
कहाँ हम लोग देखेंगे? अभी भी हम लोग, जैसे मैं टीएसपी की जब मेंबर थी तो ये बात अक्सर आती थी कि जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो मेला का गेट बनाने के लिए जा रहा है, स्टॉल लगाने के लिए जा रहा है। उससे आदिवासी को क्या फायदा हो रहा है? बिल्कुल। तो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत एक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है कि आदिवासियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, शैक्षणिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। बहुत सारी स्कीम्स ऐसे चलते हैं, मेरे पास भी बातें आती हैं इस तरह की कि स्कीम्स हैं, मगर जब वो दफ्तरों तक पहुंचते हैं तो उनको इतना उलझा दिया जाता है कि वो डिस्करेज होके वापस चले आते हैं। और इतने भोले भाले होते हैं आदिवासी समाज के लोग कि उन्हें जो समझा दिया जाता है बस उन्हें ही वो सच मान लेते हैं। बिल्कुल। और जो क्रीमी लेयर है जो बाहर निकल गए हैं, रांची में पढ़ रहे हैं या फिर दूसरे राज्य, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए या चले गए हैं, उनकी बात अलग है। मगर अगर हम लोग मूल रूप से अगर देखें, हमारे गाँव देहात में बसने वाले बच्चे जो हैं, अगर आप मैंने देखा है कि बहुत अच्छा हमारे अपने क्षेत्र के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी। परसेंटेज अगर आप 10th बोर्ड का देखें, 12th बोर्ड का भी काफी अच्छा कर रहे हैं, मगर उनके आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप देके सिर्फ टॉपर्स को ना चुने, जो बच्चे पूरे अपने राज्य भर में अलग अलग जिलों में जो अच्छा कर रहे हैं उनको वो आगे लाने का, उनको, और बहुत सारे जैसे कि आपका मेडिकल का हो या फिर इंजीनियरिंग का हो, इस तरह के कोचिंग क्लासेस वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पिछले सरकार के दौरान एक बड़ा ही दुखद ये प्रसंग हुआ कि जो स्टाइपेंड की जो व्यवस्था थी उसको सील कर दिया गया। अब आप बच्चे जो हायर स्टडीज के लिए जिनको दूसरे राज्य में जाने की जरूरत पड़ती है, उनको बोलते हैं कि नहीं भाई, हम आपको सिर्फ 50,000 एक साल का दे सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का जो बच्चा होगा वो तो बोलेगा हम कहाँ से संभव होगा, खेत भी बेचेंगे तो एक ही साल के लिए ना होगा, वो हर साल के लिए तो उनका उसका फीस का तो जुगाड़ हो नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी। अब वो बोलेंगे इससे ज्यादा तो हम नहीं कर सकते हैं, मगर दूसरी कई चीजों के लिए तो बहुत पैसे निकले। मगर जो मूल रूप से जिन लोगों के विकास के लिए, देखिए अगर शिक्षा, स्वास्थ्य पे अगर कोई राज्य अगर उस पर ध्यान नहीं देता है, वही पैमाना एक बनता है किसी भी राज्य की खुशहाली का। तो अगर इन दोनों चीजों पे अगर फोकस नहीं करेंगे लोग, सरकार नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से लोग पिछड़ जाएंगे और समाज का अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति का जो बैठा है, अगर उस तक ये सारी जो योजनाएं नहीं पहुंचती उसको प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो तब तक समाज आगे नहीं जा पाएगा। चलिए, तो आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो भाषाएं हैं, धरोहर है, इन्हें बचाए कर रखने की जरूरत है। एक बार फिर से रुक करेंगे, कर्मा उरांव जी से हमारी बात अधूरी रह गई थी। सर, 21 साल हो गए झारखंड गठन को, उसके बावजूद आदिवासियों का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? कर्मा उरांव जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, लेकिन हमको दूसरे का बात नहीं सुनाई पड़ा। चलिए, मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेती हूँ, झारखंड का गठन हुए 21 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आदिवासियों का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, आदिवासियों का विकास झारखंड में होने के लिए आदिवासियों के विषय में जानने की जरूरत है जी। आज तक जानने की कोशिश नहीं की गई, उसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश नहीं की, उसकी आवश्यकता को जानने की कोशिश नहीं की। झारखंड बना तो वही स्टीरियोटाइप शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो बिहार के जमाने में चलती आ रही थी वही चलते रहा है। कोई नया परिवर्तन नहीं हो पाया है, ये दुर्भाग्य की बात है। आदिवासी आखिर इस राज्य में आदिवासी बहुल है, उनकी अपनी अहमियत है, इसको समझना पड़ेगा। उनके सामाजिक, उनके सांस्कृतिक, उनके भाषाई वितंतु या उनका जो शाश्वत रूप से जीवन पद्धतियां हैं, उनके भौगोलिक स्थितियां हैं, उनके जो परंपरागत रूप से आने वाले शासन और प्रशासन की जो विधा है और प्रक्रिया है जो वर्षों वर्षों से, सदियों सदियों से एंजॉय किया है, उसके विषय में अध्ययन करने की आवश्यकता है। और सबसे मूलभूत चीज ये है
कि इसकी आवश्यकता अंग्रेजी समाज जब था, अंग्रेजी संतुलन थी, जब भारत आजाद हुआ उसमें एहसास किया गया, तभी तो झारखंड में 5वीं अनुसूची का गठन हुआ। 5वीं अनुसूची में आदिवासी की अहमियत दी गई, उनके गुड गवर्नेंस की बात कही गई। भारतीय संविधान के 244 के तहत विशेषाधिकार क्षेत्र में प्राप्त है, गवर्नर के मातहत और हमारे राज्य के मातहत लोगों का पार्टिसिपेशन है। ये तमाम चीज को जो स्वशासन है, जो स्वशासन के मूलभूत तत्व हैं, जो आधार बिंदु हैं, जो यहाँ की पारिस्थितिकी सिद्धांत पर जीवन शैली है, उसको नाकार के कोई डेवलपमेंट प्रोसेस किया जाएगा तो उसका फायदा सतह पर आपको धरातल में देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में मेहनत ही नहीं की, प्रयास ही नहीं की आज तक। मेरे समझ से एक मानव शास्त्री होने के नाते, एक सामाजिक चिंतक होने के नाते मुझे एहसास होता रहा है। आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की ही बात लीजिए तो 5वीं अनुसूची में क्या है, क्या है इसको देखना पड़ेगा। यहाँ जो अंग्रेजी सल्तनत के बाद जो शासन व्यवस्था हुई उसके पूर्व में भी कई ऐसे कानून बने, ऐसे नोटिफिकेशन हुए शेड्यूल एरिया के पूर्व भी, जैसे विल्किंसन रूल है, दूसरा रूल है, पढ़ा पंचायत है, मुंडा मान की सिस्टम है। ये तमाम चीज पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है ताकि हम विकास के प्रक्रिया में उनके जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जो बरसों बरसों से उन्होंने एंजॉय किया है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का बात हुआ था, उनके अपने स्वास्थ्य के बैठे होने का, उसके आगे बढ़ने की जो तारतम्य था, वो तमाम चीज का अध्ययन किया ही नहीं गया आज तक। और जो वो स्थापित जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो आज दूसरे राज्यों में, जहां पर दूसरे इलाकों में जो है व्यवस्था है उसको लागू किया जाता है। आज भारतवर्ष में 14 राज्य में आदिवासी हैं, जिसमें अधिकांश राज्यों में 5वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज तक किसी भी राज्य में इसका लागू नहीं किया जाना। स्वशासन को उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो परंपराएं हैं, जिसके ऊपर जीना चाहता है, वो आधार बिंदु है जीवन का, उसमें अध्ययन नहीं किया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, रिसेप्टिविटी है, ये तमाम चीज पर अध्ययन आज तक नहीं किया गया है। कारण जो भी इसमें खर्चे किए जाते हैं और जो भी इसमें प्लानिंग किए जाते हैं, वो आज के संदर्भ में, उनके अपने संदर्भ में, उनके दृष्टि से, उनके आंख की से, उनके चश्मे से ये विकास का नहीं किया जाता है। इनसाइडर्स व्यू जो होता है, जो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या उनको क्या बीमारी है, क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह के जीवन शैली चाहते हैं, इसके संबंध में किसी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा विडंबना है। कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, विकास की प्रक्रिया नहीं हो पा रही। अब देखिए, सबसे बड़ा मूल आधार यहाँ हमारे आदिवासियों के बीच में 5वीं अनुसूची जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून दिया गया, बेशक कानून है, और आपके ये फॉरेस्ट लॉ है, ये तमाम चीज पर गहन अध्ययन करके इसको लागू करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। जो मेन गोल्डन लाइन है विकास का, ये तो किया ही नहीं जा रहा है हमारे बीच में। तो ये आदिवासी समाज, जिनको सुरक्षा चाहिए, जिनको प्रमोशन चाहिए, सुरक्षण चाहिए, प्रकृति के साथ उनका जो लगाव है, एक अनुनाश्रय संबंध है, ये तमाम चीज को जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज को हम समझेंगे नहीं। जब समझेंगे नहीं तो उसका दवा कैसे देंगे, उसका दवा दारू कैसे होगा, उसका इलाज कैसे होगा, उसकी बीमारी जी तमाम चीजों पर गौर करने की जरूरत है। राज्य सरकार की अगर बात करें तो कई योजनाएं जरूर लाती है, लेकिन आखिर क्या वजह रहती है जो धरातल पर नहीं उतर पाती है। लक्ष्मण टुडू जी से हम सवाल करना चाहेंगे। सर, आज कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है जहां पर आदिवासी समाज के लोग नहीं पहुंच पाए हों, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, या फिर कला संस्कृति की बात करें, खेल की बात करें, जो सामर्थ्य है, जो आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत है, वो अपना मुकाम तो किसी तरह हासिल कर लेते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी प्रतिभा है जो गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। लक्ष्मण जी। जी देखिए, ये बात सही है कि आदिवासी की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आज के समय में वो हर स्तर पे, हर जगह पे पहुंच भी रहा है। लेकिन आज अगर हम देखें
तो आज की स्थिति में आदिवासी समाज सामाजिक रूप से और समाज की जो व्यवस्था और उसकी जो सांस्कृतिक रूप से अगर देखते हैं वो काफी विकसित है। लेकिन आज अगर हम पिछड़ापन की बात करें तो आर्थिक रूप से हम पिछड़ा जरूर है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ापन सिर्फ हम आज मान ले और मान करके हमेशा यही रोता रहे तो इससे आज काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमें एक नया अध्याय और एक नया रास्ता बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि आज आर्थिक पिछड़ापन के चलते हम अपने अभाव के कारण समाज को जो चौमुखी विकास होना चाहिए उसमें हम अपना सहभागिता और योगदान ठीक से नहीं दे कर पा रहे। इसीलिए आज जरूरत है आर्थिक विकास पर हमको फोकस करना चाहिए। मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं, मात्र किसी संगठन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि साथ साथ में अभी जो 21वीं सदी की जो नई युवा पीढ़ी है उसके साथ साथ में जो हमारे सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक जो विशिष्ट लोग हैं जैसे सोशल हेड वगैरह है, इन सबको मिल करके ये चिंता करना चाहिए कि हम आर्थिक प्रगति के कौन से मार्ग में कैसे विकल्प होना चाहिए, उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद तो यही करेंगे लक्ष्मण टुडू जी कि आदिवासियों के हित के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए तमाम जो योजनाएं लाई जाती हैं उन्हें धरातल पर उतारा जाए। अब चूंकि मुकुंद नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस मौके का फायदा हम जरूर उठाना चाहेंगे। 2 लाइन झारखंड के आदिवासियों के लिए सर। मुकुंद नायक जी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं। तो अब चूंकि विश्व आदिवासी दिवस जी, इस खास मौके पर आप झारखंड के आदिवासियों के लिए 2 लाइन गीत के तौर पर आपसे सुनना चाहेंगे। बोले? जी जी है बाबू। मुकुंद नायक जी सुन पा रहे हैं आप हमारी बात? बोल रही हैं जी। हाँ, सुन रहे हैं जी। तो कोई गीत सुना दीजिए आदिवासी राज्य के आदिवासियों के लिए, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस हम मना रहे हैं। तो मैं कहा था कि आदिवासियों को का जो विकास होना चाहिए, आजादी का 75वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं जी, और हमारा झारखंड अलग राज्य हुआ है, उसका 21 वर्ष में हम पैर रखे हैं। लेकिन जो आदिवासी समाज का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, देखिए विकास होनी चाहिए। आज हम 21वीं सदी में चले गए हैं जी, और हम पुरानी बातों को ढोके नहीं चलना चाहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज का विकास के साथ साथ इसका सांस्कृतिक संरक्षण भी जरूरी है। आज मैं कहा कि यहाँ का झारखंड राज्य अलग हुआ है तो आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए आदिवासी सांस्कृतिक नीति बननी चाहिए जी। आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई प्राइमरी से स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज में होनी चाहिए। और जब हमारे राज्य में संगीत की पढ़ाई होती है, लेकिन जब अलग राज्य हो गया है तो यहां का जनजातीय एवं क्षेत्रीय आदिवासी मूलवासियों का संगीत की पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए जी। हमारा विकास का क्या औचित्य होगा जब पुरखों ने हजारों साल मेहनत करके यहाँ का बोली, भाखा, गीत, संगीत, रीत रस्म, पर्व त्योहार को बनाया। अगर वो मिट जाएगा तो आदिवासी का हित नहीं होगा जी। चलिए, अब हमारे पास वक्त बहुत कम है मुकुंद नायक जी।
मुकुंद नायक जी, वक्त बहुत कम है, दो लाइन जरा गुनगुना दे आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर। गाँव शहर जाए जना के जगा, जना के जगा, चला चला रे आदिवासी आगे बढ़ा, चला चला रे दुनिया के सुखद बना। जब तक आदिवासी सुखद नहीं होंगे दुनिया खुशहाल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद नायक जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। गीता श्री उरांव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कर्मा उरांव जी और लक्ष्मण टुडू जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 में अपना वक्त देने के लिए और हमसे ये तमाम बातें करने के लिए। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हम यही चाहते हैं कि जो राज्य सरकार है आदिवासियों के हित में जो योजनाएं लेकर आती हैं वो धरातल पर उतरे, ताकि इन भोले भाले आदिवासियों को उनका जो मूलभूत अधिकार है वो हासिल हो सके। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।